नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज अमृतसर में हूँ। मुझे हरमंदिर साहब जाके दर्शन करने का मौका मिला और सबके लिए अमन चैन शांति की प्रार्थना की। ये चुनाव बहुत ज़रूरी चुनाव है। कल मैं चंडीगढ़ में थी, मैंने ये बात कही और आपसे भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश लोकतंत्र रहेगा, क्या ये देश संविधान से चलेगा, क्या यहाँ पर किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी, क्या यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चलेगी, क्या एक आदमी की मनमर्जी चलेगी। ये बहुत सारी चीज़ें ये चुनाव डिसाइड करेगा। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ये चुनाव करेगा वो ये तय करेगा कि क्या ये देश लोगों की मर्जी से चलेगा या एक आदमी के मन की बात से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि संविधान जिस स्वरूप में है, ये जो हमारा संविधान है, द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट, हमारा सबसे पावन डॉक्यूमेंट जिससे हमारी सरकार चलती है, हमारे देश की दिशा निर्धारित होती है, ये तय करेगा कि क्या देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये चुनाव तय करने जा रहा है। ये चुनाव जिस सर्कमस्टेंसेस में, जिस परिवेश में लड़ा जा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव लड़ा जा रहा है, 10 साल प्रचंड बहुमत की एक सरकार बनी, उस सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, लोगों ने उनकी बातें सुनकर उनको जिताया और जीतने के बाद लोगों की एक आशा थी, एक आकांक्षा थी कि नई सरकार है, प्रचंड बहुमत की, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन 10 साल बाद मुझे लगता है हर वर्ग 10 साल बाद हर वर्ग ये कह रहा है मेरा क्या हुआ। युवा कह रहा है मेरा रोजगार कहाँ है, गरीब आदमी कह रहा है मैं क्यों गरीब होता जा रहा हूँ, किसान कह रहा है भैया जो मुझसे वादे किए थे उनका क्या, महिलाएं कह रही हैं हम इतने असुरक्षित क्यों हैं, जो हाशिए पर लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही है। तो 10 साल हमने इवेंटबाजी खूब देखी, हमने बड़े बड़े इवेंट देखे, हमने खूब चकाचौंध देखी, हमने 24/7 मीडिया पर एक ही व्यक्ति की फोटो देखी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने से, मैं तो आपके बीच की हूँ तो थोड़ी आपसे तीखी बात भी कर सकती हूँ। आपकी तरह 20 साल जर्नलिज्म किया मैंने। टीवी खोलिए, हर चैनल पर हर फ्रेम में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। रेडियो ऑन करिए, मन की बात ही सुनाई देती है, एक ही व्यक्ति मित्रों करते सुनाई देता है। पेट्रोल पंप चले जाइए, होर्डिंग पर मोदी जी, परचून की दुकान जाइए, सामने वाली होर्डिंग पर मोदी जी, यहाँ तक कि शौचालय भी कोई जाता है पब्लिक यूरिनल तो उसके बाहर भी मोदी जी। तो ये जो एक गुब्बारा है ना, ये फूलता गया फूलता गया फूलता गया 10 साल में। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि हमने आपको बहुत विश्वास से जिताया था, और मेरा अपना मानना है कि मोदी जी को बहुत अच्छा बहुमत लोगों ने दिया था, बहुत विश्वास से जिताया था, बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन आज 10 साल बाद जब मुझे ऐसा लगा और हम सबको लगा कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री आएंगे और 10 साल बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे मैंने 10 साल में ये काम किया है और मुझे इस बेसिस पर आप वोट दीजिए। लेकिन 10 साल बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उनको मुस्लिम लीग, मीट, मटन, मछली, मुर्गा याद आता है, उनको मंगलसूत्र और भैंस याद आ जाती है। वो अडानी और अंबानी को एक टेम्पो बताने लगते हैं आपको कि बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद के काला धन बट रहा है। अरे भैया, तो अडानी और अंबानी का वो टेम्पो पकड़िए। फिर अब उन्होंने एक इतना बड़ी बात कह डाली, जब सब कुछ फेल हो गया, मोदी जी को लगा कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। क्योंकि जब मंगलसूत्र पर उन्होंने बोला तो इस देश की महिलाओं ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है मंगलसूत्र पर बोलने की, ये दाम्पत्य का बहुत ही पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। भैंस पर बोला तो हमने कहा भाई 55 साल हमने सरकार चलाई, हमने तो किसी की भैंस, किसी का कमरा, किसी की मंगलसूत्र नहीं लिया। फिर मोदी जी ने पैंतरा बदलकर एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मुझे उनकी चिंता होती है। अब मुझे मोदी जी से गुस्सा नहीं आता है, उनकी बातें जुमला नहीं लगती। अब मुझे इस देश के प्रधानमंत्री की मनोस्थिति, उनकी मानसिक स्थिति पर गहन चिंता है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। परसों नरसों मैं एक चैनल पर देख रही थी जो यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर मोदी जी कहते हैं मैं अविनाशी हूँ। हिंदू धर्म में अजर अमर अनंत अविनाशी सिर्फ ईश्वर को कहा गया है और मान्यता है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी नश्वर है। तो अपने आप को अविनाशी बुला देना, अपने आप को कहना कि मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, अपने आप को कहना कि मैं स्वयंभू हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, तो भाई फिर सवाल तो पूछा जाएगा। और सवाल पूछा जाएगा कि आपकी इन दैवीय शक्तियों का क्या फायदा हुआ देश को। और जब ये सवाल अभी पूछे ही जा रहे थे और मैं सवाल अभी पूछूंगी, मोदी जी ने कल एक ऐसी बात करी जो मेरे बगल में बैठी हुई महिलाएं, यहाँ पर आई हुई महिलाएं, सबको शर्मसार कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया था, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जीवन में मंच से, चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग किया। मतलब मुजरा कितना सेक्सिस्ट शब्द है
कितना आधी आबादी के खिलाफ शब्द है, कितना गंदी घिनौनी मानसिकता वाला शब्द है। ये हारी हुई बाजी की अंतिम चालें चलते हुए नरेंद्र मोदी हैं और कुछ नहीं है। मतलब आप इतने डेस्परेट हो गए, आप इतने रैटल्ड हो गए, आप इतनी आगामी हार से डर गए, आप मुजरा शब्द का प्रयोग करने लगे। और मुझे गुस्सा इस बात से भी ज्यादा आया कि चलिए प्रधानमंत्री का मानसिक और नैतिक दिवालियापन सारा देश देख रहा है। महिला मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, अडानी अंबानी का जब स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया था टेम्पो वाला, तो किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन महिला मंत्री मुजरे वाली बाइट शेयर कर रही है। आपको शर्म नहीं आती है? इस देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, और उनकी महिला मंत्री ये काम कर रही हैं। और मैं बहुत गुस्से और बहुत दुख से एक बात कहती हूं, मुझे लगा था मीडिया टूट पड़ेगा, सुई टपक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, नॉट अ वर्ड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया ऑन हाउ कैन ही गेट अवे बाय सेइंग व्हाट ही डिड। क्या राजनीति में अब इतनी गंद होगी? राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ आप कटु शब्द बोलते हैं, तीखे प्रहार करते हैं, आलोचना करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है मुजरा, और एक बार नहीं कह रहा है, बार बार अपनी स्पीच में कह रहा है। सो इट इज नॉट इवन अ स्लिप ऑफ टंग। मतलब मुझे वो देखकर लगा कि मोदी जी का मुझे इसलिए उन पर अब तरस आता है, मुझे उनकी चिंता है। मुझे लगता है कि वो अब सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं पर उनकी मानसिकता जो है उसको इलाज की दुआओं की जरूरत है। मैं ये पूरे जिम्मेदारी से, पूरे सम्मान से और इस देश का नागरिक होने के नाते कहती हूँ। लेकिन अब मैं उस बात पर वापस जाऊंगी जो मैंने कहा था। मैंने आपसे जो बात कही थी कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कि वो स्वयंभू है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो आपसे क्या आशा की जाए? फिर तो आपसे बात ही नहीं की जा सकती है। फिर आप हटिए, बायोलॉजिकल पीएम आएगा कोई, वो बायोलॉजिकल पीएम जो है इस देश में रोजगार बनाएगा, इस देश में धंधा पानी शुरू करवाएगा लोगों का, इस देश में कारोबार स्थिर कराएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा, महिलाओं को सुरक्षित करेगा, किसानों को एमएसपी देगा, श्रमिकों का भला करेगा, हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्यधारा में लाएगा। और मेरा अपना मानना है कि जब मुद्दों पर बात होती है तो पूरा चुनाव बीत जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। और इस बात का मुझे बहुत फक्र है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर लड़ा। मोदी जी मटन, मीट, मछली मुर्गा करते रह गए, मुस्लिम लीग करते रह गए, मंगलसूत्र भैंस करते रह गए, अडानी अंबानी टेम्पो करते रह गए, स्वयंभू करते रह गए, मुजरे की बात करते रह गए। हम लगातार रोजगार पर, महंगाई कम करने पर, गरीबी कम करने पर, महिलाओं को सुरक्षित करने पर, किसानों का भला करने पर, मजदूरों की बहाली करने पर और हाशिए पर पड़े लोगों की गिनती करने पर अडिग रहे। और मुझे ऐसा लगता है इस चुनाव का पूरा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने सेट किया। नरेंद्र मोदी जी जब उसका कोई उत्तर नहीं दे पाए, 10 साल का अपना ब्यौरा नहीं दे पाए, तो वो इस तरह की बातें करने लगे। मैं 2 मिनट आपका जरूर लूंगी। 48 पन्ने का ये मेरा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का। ये मैनिफेस्टो कमरे में बैठकर 2 लोगों की मर्जी से नहीं बना है। ये मैनिफेस्टो कन्याकुमारी से कश्मीर जब राहुल जी चले 4,500 किलोमीटर, लोगों से मिले, लोगों की बातें सुनी, लोगों की आशाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी शंकाएं, उनका डर, उनका भय सुना, उनकी दिक्कतें सुनी, उसका निचोड़ ये मैनिफेस्टो है। जब उन्होंने मणिपुर से मुंबई की यात्रा की, जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती होने के बाद चूहे का कलेजा है, जा नहीं पाए 1 साल में, उस मणिपुर से मुंबई में जब वो अजनबियों से मिले, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, हर उम्र हर तबके के इंसान से मिले, उसका निचोड़ ये मैनिफेस्टो है। 48 पन्नों का ये मैनिफेस्टो, 15,329 शब्द और इसके 5 स्तंभ हैं। और मैं 2 मिनट में उन स्तंभों पर जरूर बात करना चाहती हूँ। उसका पहला स्तंभ युवा न्याय है, जिसमें हम 30 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम 1 लाख सालाना स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं डिग्री और डिप्लोमा धारक को। इसमें हम अग्निवीर जैसी उस योजना को खत्म करने की बात कर रहे हैं जो सेना का मनोबल तोड़ती है। उस योजना को खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा का काम ठेके पर 4 साल के लिए नहीं हो सकता है। इस देश का प्रधानमंत्री 73 वर्ष का है, हर जगह होर्डिंग पे आपसे 5 साल और मांग रहा है, लेकिन 24 साल के लड़के को बोल रहा है तुम रिटायर होके घर बैठ जाओ। ये कौन सा न्याय है? किसने आपको हक दिया कि आप करोड़ों युवाओं के सपने तोड़ दीजिए? सुबह 4 बजे से मैं यूपी से हूँ, मेरा घर जंगल के पास है, इतने लड़के जंगल की तरफ दौड़ते थे, मैं जाती हूँ अब कोई मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि सबको लगता है अग्निवीर ने सबके सपने चकनाचूर कर दिए। हम अग्निवीर को खत्म करेंगे और पेपर लीक के खिलाफ एक बहुत संगीन कानून बनाएंगे। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ नारी न्याय की। हमारा अपना मानना है कि महिलाओं का असुरक्षित होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि महिलाएं
सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो हमारा पहला वादा है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें आधी नौकरियां हम महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। हम गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 2500 रुपए महीना बिल्कुल खटाखट डालेंगे। जिसको इस पर आपत्ति हो वो ना करे, लेकिन 48 लाख करोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में 2 से 2.25 लाख करोड़ का बजट बिल्कुल निकल सकता है महिलाओं के लिए। और ये सारी चीजें हम ये सोचकर कर रहे हैं, और मैं भी एमएसपी की भी बात करूंगी कि एक मुर्दा पड़ी अर्थव्यवस्था इन सब चीजों से चलने लगेगी। हर चीज का कैलकुलेशन करके, हर चीज का फिस्कल इंप्लीकेशन देखकर हमने ये किया है। तीसरी बात मैं किसानों की करूंगी, और पंजाब में हूं तो ये बात करनी और भी जरूरी है। किसानों को लगातार छला गया, किसानों के लिए सड़कें खोद दी गई, उनके कीले गड़वा दी गई, 700 किसानों की शहादत हुई, किसानों को आतंकी, मवाली, नक्सली, पता नहीं क्या क्या कहा गया। जो वादे किए थे वो निभाए नहीं गए। हमने डिसीजन लिया है कि किसान को कानूनी गारंटी देंगे एमएसपी की, कृषि को, बीज को, कीटनाशक को, पेस्टिसाइड्स को, किसी कृषि के उपक्रम को मुक्त करेंगे जीएसटी से, और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 72,000 करोड़ 4 से 14 की जो अपनी सरकार थी उसमें माफ किया था 2009 में, और हम फिर से वो करने जा रहे हैं, क्योंकि 16 लाख करोड़ अगर ये देश किस पूंजीपतियों का माफ कर सकता है तो बिल्कुल किसानों की कर्जा माफ होनी चाहिए। चौथी बात मैं करना चाहती हूँ श्रमिकों की। इस देश के श्रमिक जो इस देश की इमारतों को, इस देश की नींव को, इस देश के भविष्य को बनाते हैं अपने हाथों से, उनकी क्या सामाजिक सुरक्षा है। मैं आज अमृतसर में बैठी हूँ, अमृतसर में भी बहुत जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये गिग इकोनॉमी एक नई है, बहुत से लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर उनमें से किसी के पैर में कल को चोट आ जाए, उसके घर वालों का क्या होगा? वो 6 महीने बिस्तर पे कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे वो लोग? तो एक गिग इकोनॉमी जो बड़ी बन रही है, उबर, ओला, ऐसे लोग जो उसमें आ रहे हैं, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कानून हम लोग बनाएंगे। हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपये प्रतिदिन करने जा रहे हैं, क्योंकि मनरेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम वो 2 चीज़ें थी जिन्होंने इस देश को संभाले रखा कोविड काल में भी। और हम 2 बहुत बड़ी चीज़ें और करने जा रहे हैं। हम इस पूरे देश के लिए 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना लाने जा रहे हैं। जैसी राजस्थान में थी वैसी हम यहाँ पर भी चला के दिखाएंगे पूरे देश में। इसमें टेस्टिंग, डायग्नोसिस और इलाज है। और दूसरा हमारा बड़ा जो एक देशव्यापी तौर पे हम करने जा रहे हैं, हम 5 किलो राशन को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो मिल रहा है उसको 10 किलो करेंगे। ये हम कर्नाटका में और तेलंगाना में करते हैं, और इसकी ज़रूरत पूरे देश में है। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ भागीदारी की, हिस्सेदारी न्याय की, जो हमारा 5वां बड़ा स्तंभ है। हिस्सेदारी जब तक लोगों की नहीं होगी, जब तक पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की और गरीब सामान्य वर्ग की, इवन सो कॉल्ड अपर कास्ट, जनरल कास्ट के जो गरीब लोग हैं, अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो ये देश समृद्ध नहीं बनेगा। और उनकी हिस्सेदारी तभी होगी जब आपको पता चलेगा कितने लोग हैं, उनके पास क्या है, उनके क्या संसाधन है। और अभी तक वो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। कोरोना के बाद विश्व के हर बड़े देश ने सेंसस किया। हम कहते रह गए कास्ट सेंसस कराइए, नरेंद्र मोदी उसके लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए आर्थिक और सामाजिक जनगणना होनी जरूरी है, जिससे जो खाई गरीबों और अमीरों के बीच में बन रही है। 1600 करोड़ रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है देश का रोजाना, और किसान 27 रुपए रोज पर औसतन है। किसान को उसके एमएसपी का दाम नहीं है, लेकिन 1600 करोड़ मित्रों का माफ है। मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए जरूर चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे गरीब के ऊपर जो महंगाई का कहर है, जो बेरोजगारी से गरीब परेशान है, वो उसको कुछ राहत मिले, उसके भले का कुछ काम हो। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 6 चरण का चुनाव हो गया है, और अब जब हम 7वें चरण की ओर जा रहे हैं, पंजाब में बड़ा चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे होगा, बिहार बचा है, अभी काफ़ी सारी जगहें बची हैं। मैं 6 चरण के बाद ये कह सकती हूँ कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जिसमें लोगों की बात सुनी जाएगी, लोगों की अपेक्षाएं और लोगों का प्रतिनिधित्व दिखेगा। एक आदमी के मन की बात से ये देश उकता चुका है, और ये मैसेज हमें साउथ के स्टेट से, ये मैसेज हमें नॉर्थ की स्टेट से और तमामों ऐसी जगहों से मिला जहां पर लोग बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या जाति के नाम पे वोट
आप अच्छा, बताइए कौन मांगा का आपके सवाल का साधुवाद कि आप अभी भी चिंता कर रहे हैं उन मुद्दों की जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और इसीलिए हम बेरोजगारी की, हम महंगाई की, हम आर्थिक असमानता की। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं जर्नलिस्ट थी, 1 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ता था, 3-3 दिन डिबेट होते थे टीवी चैनल पर। आज पेट्रोल 100 के पार है, जबकि कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल है। हमारे टाइम पर $150 प्रति बैरल होता था। कोई पूछ नहीं रहा है, क्यों नहीं पूछ रहे? आज इतना जीएसटी है कि आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी है। क्यों जीएसटी है भाई? मतलब बड़ी मुश्किल से हरमंदर साहब का लंगर लंगर का जीएसटी हटा, नहीं तो उस पर भी जीएसटी लग गया था। तो मेरा अपना मानना है कि मुद्दा विहीन राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने एक बात बोली 60 पर नहीं था, 58 पर हमने इनको रुपया दिया था 26 मई 2014 को, जिस दिन ये प्रधानमंत्री बने थे। रुपया 84 के पार पहुंच गया है। तो मेरा अपना मानना है, हो सकता है मोदी जी को शतक का शौक हो, जैसे पेट्रोल की सेंचुरी लगाई, हो सकता है रुपए की भी लगाना चाहते हो। जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। 10 साल जनता ने आपको वक्त दिया, लेकिन अब जनता अपने मुद्दे की बात करना चाहती है। अपनी थाली का जो दाम बढ़ रहा है, अपने जो बच्चे बेरोजगार दिख रहे हैं, जो आय कम हो रही है, उस पर जनता चर्चा करना चाहती है। और मुझे लगता है अंततोगत्वा चुनाव उसी पर जाकर होगा। सोशल मीडिया की जो आप सारा मैडम देखते हैं, जो पिछले 10 सालों में देखा जाए, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, सोशल मीडिया कहीं भी खोल लीजिए उनके, अब तो पंजाब में पिछले 5-7 दिनों से लगातार उनके ऐड आ रहे हैं। हालांकि चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं, अन्य पार्टियां भी लड़ रही हैं। और पिछले जो आपने शुरू में कहा कि पेट्रोल पंप पे जाते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, मोदी जी की आती है, तो आपके लिए जब स्पेस ही नहीं है सोशल मीडिया में, जब जिस तरह कैप्चर कर ली, तो कितना टफ था कि लोगों तक अप्रोच बनाना? और क्या ये इनके ऊपर जिस तरह कैप्चर किया गया, तो अगले समय में इनको फ्री किया जा सकेगा? मैं 2-4 बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ। आपके सवालों में बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल जो आपने पूछा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सोशल मीडिया पे उनका कैप्चर है। एक जमाना था जो टोटल कैप्चर था। आज सोशल मीडिया का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करती है, और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हम नैरेटिव सेट करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो अपने घटिया वीडियो से करें, चाहे अपने घटिया पोस्ट से करें, क्योंकि उतनी ही सोच है। जब प्रधानमंत्री मुजरा बोल रहा है तो आईटी डिपार्टमेंट क्या बोलेगा ये आप अच्छी तरह से जान सकते हो, उतनी ही छोटी सोच है उनकी। तो मेरा अपना मानना है कि एक जमाना था जब वो बहुत डोमिनेट करते थे, फिर उनको मुंह की खानी पड़ी। और हमने, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया नहीं है, उनकी सोशल मीडिया एक फेक न्यूज फैक्ट्री है, और हमारी सोशल मीडिया एक आईटी सेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया टीम है। हम एक भी फेक न्यूज नहीं चलाते हैं, एक भी झूठ नहीं बोलते हैं, एक भी गलत बात नहीं करते, तथ्यों पर आपको हम पूरी तरह से घेरते हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात आपने जो कही, और वो बिल्कुल सही बात है, कि जो मीडिया की स्पेस है, जो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान का मीडिया है, उसमें विपक्ष के लिए बहुत कम जगह है। हमारी इतनी बड़ी यात्रा हुई, मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जैसा कोई मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ही नहीं हुआ, और उसको ब्लैकआउट करने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया ने करा। वो तो जब वो इतना चल गया तो फिर वो भी नहीं कर पाया, उनको भी दिखाना पड़ा। तो मेरा अपना मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ज्यादातर मोदी जी का चीयर लीडर है। मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी जी से चुनाव के दौरान इंटरव्यू में पूछ रहा है, आप इतने फ्रेश कैसे दिख रहे हैं, आप इतनी रैली कैसे कर लेते हैं, कहाँ से ये शक्ति आती है। मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे पूछ रहा है कुछ रेड बुल वगैरह पीते हैं क्या, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के सवाल है। मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए 1 साल से, या वो ये नहीं पूछ रहा है कि आप तो कहते थे चीन को लाल आग दिखाएंगे, चीन तो आपके घर में बैठा हुआ है, सारा लद्दाख की बात कह रहा है। वो उनसे ये नहीं कह रहा कि भाई 20 करोड़ जो रोजगार थे वो कहाँ है, उसका हिसाब दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, जो हमारी मैसेजिंग है वो डायरेक्ट पीपल पर हम जा रहे हैं। हम जो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स भी अपने कर रहे हैं, जो हम शहर शहर जाके रैली कर रहे हैं, जो हम जाके इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पर भी एक होने जा रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट लोगों से संवाद करें। और मेरा अपना मानना है कि मैसेजिंग वो स्ट्रांग होती है जो लोगों की बात करे। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, उनके ऐड दिख रहे हैं, पैसा डाल दीजिए आप बीजेपी से ज्यादा आपके ऐड दिखने लगेंगे, आपके चेहरे नरेंद्र मोदी से ज्यादा दिखेंगे। लेकिन आपको पता है असलियत क्या है? नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी से कई गुना ज्यादा फॉलोवर हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं 4 लोग लाइव, राहुल गांधी जी को देखते हैं 4 लाख लोग लाइव। ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे बीजेपी के हमसे कई गुना ज्यादा फॉलोवर है। हमारा एंगेजमेंट रेट उनसे 5, 6, 7 गुना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। लोग ना एक लिमिट के बाद लोग ज्ञान नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं बस करो, हमारी बात करो, मेरे घर आए वोट मांगने, मेरी बात करिए, मेरा क्या हुआ 10 साल में। और मुझे लगता है वो होता हुआ दिख रहा है। जी।
मैम जैसे कि आपने एक मैनिफेस्टो पेश किया, हर पार्टी पे ये दिया था, लेकिन हमें ये नहीं मिला। मुझे लगता है देश ही की नहीं, पूरे विश्व की राजनीति उस तरफ जा रही है। गवर्नमेंट्स को ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आज जो अनरेस्ट हम छोटे शहरों में, गांव देहातों में या बड़े शहरों में, मेट्रोज में देख रहे हैं लोगों में, वो इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम जनता हैं, हम आपकी प्रजा नहीं है कि आपका जो मन में आएगा आप बोलेंगे और एक तरफा कम्युनिकेशन होगा। तो मुझे लगता है कि जो आपकी बात है कि मैनिफेस्टो का कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, बिल्कुल जनता इस पर नब्ज रखती है। मैं आपको छोटा सा एक वाक्य देती हूँ। हमने कर्नाटका में चुनाव जीता, हमारी 5 बड़ी गारंटी थी, उनके बेसिस पर जीता हमने कर्नाटका में चुनाव, और कर्नाटका में वो चुनाव जीतकर हमने वो सारी गारंटीज लागू करी। उस गारंटी को लागू करने का नतीजा है कि लोगों को लगता है हमने अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट किया। वो देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स थी, और आज हम कर्नाटका स्वीप करने जा रहे हैं, या तेलंगाना स्वीप करने जा रहे हैं, या हिमाचल स्वीप करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि गवर्नेंस हैज टू बी मोर अकाउंटेबल। पीपल वांट टू नो व्हाट डिड यू प्रॉमिस, व्हाट डिड यू डू। इसीलिए तो लोग आज पूछ रहे हैं कि 15 लाख कहां है, कहां है 20 करोड़ रोजगार, कहां है 100 स्मार्ट सिटी, क्यों रुपया और डॉलर एक नहीं है, क्यों पेट्रोल और डीजल 35 पे नहीं बिक रहा है, क्यों किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, क्यों चीन को आप लाल आंख नहीं दिखा रहे। ये सारी बातें बोली गई थी, लेकिन इनमें से कुछ हुआ नहीं। तो यही सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। यानी कि कल चुनाव हुआ है, इसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाना चाहिए मैनिफेस्टो को। अब क्या बनाना चाहिए? लीगल जो ना पूरा करे जो वादे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि जो मैनिफेस्टो होता है, या हमारा जिसको हम न्याय पत्र कह रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस से बना एक डॉक्यूमेंट है। इसका जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग जिसको कहा जाता है, इसका सक्सेस या इसका फेलियर होगा कि हम इसको कितना इंप्लीमेंट करेंगे। और जनता बहुत जागरूक है। अगर आप इंप्लीमेंट करिएगा तो जनता आपको रिपीट करेगी, अगर आप इंप्लीमेंट करिएगा तो जनता आपको उसका फायदा दिखाएगी, अगर आप नहीं करिएगा तो यही जनता आपको खदेड़ भी देती है। आज कर्नाटका में हमारा अपर हैंड क्यों है? आज कर्नाटका में जहां पर बीजेपी की ज्यादा सीटें थी लोकसभा की, हम क्यों स्वीप करने जा रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने वो करके दिखाया है। आई डोंट थिंक पॉलिटिकल पार्टीज कैन मेक लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसका मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां पर लोग आपको फीडबैक दे सकें, जहां पर लोग आपसे सवाल पूछ सकें कि आपने ये कहा था, आपने किसके लिए, कितने लोगों के लिए इंप्लीमेंट किया। तो मैं ये बात किसे बिल्कुल ये हूं कि डिजिटल जितना दुनिया हो रही है, जितना लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, गवर्नेंस विल हैव टू बी मोर अकाउंटेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ लास्ट में। तो लोगों को 15 लाख का वादा किया गया, लेकिन 19 में फिर उनकी सरकार बनी। अब आप मेरा मुंह खुलवाएंगे कि 19 में उनकी सरकार क्यों बनी? आप जानते हैं मुझसे बेहतर क्यों बनी। मैम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अब हम लास्ट लेग में हैं, पंजाब आप आज की करंट सिचुएशन में अगर हम कहें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टर्न वोट्स बहुत हैं, यहाँ पे सेंटर और प्लस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। फ्रॉम एमपी दैट वी चूज ऑलवेज फ्रॉम योर स्पेसिफिकली फ्रॉम अमृतसर, वो हमेशा सेंटर से ऑपोजिट रहते हैं। तो अभी मेरा सवाल सर से भी एक था, शशि सर से भी, कि जो प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स अमृतसर में से नहीं आ पाए हैं, वो इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो जो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बोलते हैं ना, कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ और रही, एमपी कोई और है और सेंटर कुछ और है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें कहीं ना कहीं हम लोग। पर मैं अजौला जी के काम देख रही थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक ही हैज डन, औजला जी के काम देख रही थी, उनके जबरदस्त काम है। सो आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि उन्होंने बहुत काम किया है। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। कल मैं चंडीगढ़ में थी, उसके पहले मैं पंजाब के किन्हीं और जगहों का भी मैंने दौरा किया। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि पंजाब इस बार हमें अच्छे नंबर से जिताएगा, और इसलिए आश्वस्त हूँ बिकॉज नेशनल इलेक्शन जो होता है वहां पर लोग ये समझते हैं कि इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, इश्यूज जो कि यू नो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल मेजर्स जिससे टैक्सेशन का बर्डन कम हो, जिससे महंगाई में रोका है, ये राज्य सरकारें या छोटी पार्टियां नहीं कर सकते। ये जो काम है ये बड़े दल पैन इंडिया पार्टीज कर सकती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कर सकती हैं, और उसमें हमारा और बीजेपी का मुकाबला है उसमें। मैडम पंजाब में जिस तरह का ड्रग का इशू है, आपने तो पिछले समय में देखा होगा। एक तो पंजाब को कई बार लगता है कि पंजाब के यूथ को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान से लगातार आ रहा है। अब मेरा सवाल था कि जो लड़कियां जहाँ इस तरह की हालत हो गई कि अब तो जो लड़कियां हैं वो भी ड्रग लेने लगी हैं, तो इसके ऊपर किस तरह का एक्शन चाहिए? और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से जो नशा आ रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, नशा फेंकते हैं, ड्रोन पकड़ा। आपका जो सवाल है मैं दो तरह से इसको आंसर करना चाहूंगी। एक तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और मेंबर हूं, तो मैं उस तरह से, और दूसरा आई एम अ मदर ऑफ यंग चिल्ड्रन, वन प्री अडल्ट एंड वन अडल्ट।
आई थिंक ड्रग का मेनेस सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे देश में भयंकर है। और असलियत ये छोटी सी बात, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते 2 बीएसएफ के प्रेस नोट आ गए, 2 ड्रोन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही आ गए हैं। उसी पे मैं आ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये समस्या सिर्फ पंजाब की अब नहीं रह गई है। आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, जो मुद्रा एयरपोर्ट पर भर भर के पकड़ी जा रही है ड्रग्स, ये कहां से आ रही है? और सरकार ने पिछले 10 साल में, हमने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, तमाम हमारे एमपीज ने इस मसले को उठाया पार्लियामेंट में, सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है, जवाबदेह नहीं है। मतलब जब तक आप इशू के जेनेसिस पर नहीं जाइएगा, आप उसका निवारण कैसे करिएगा? लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी इशू को एक तरफा नहीं देखना चाहिए। यूथ ड्रग ले रहा है, यूथ ड्रग क्यों ले रहा है? यूथ आज ड्रग क्यों लेने पर मजबूर है? क्योंकि यूथ के पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई भी यूथ, किसी भी समाज में अगर अराजकता बढ़ती है, गुंडागर्दी बढ़ती है, ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ती है, चोरी चमारी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? ये सब जो चोरी चकारी की हरकतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ के पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एक यूथ गेनफुली एम्प्लॉयड है, उसने पढ़ लिख लिया, उसको उसके लायक काम मिल गया, तो उसका सारा फोकस उस पे होता है, उसका सारा फोकस करियर पे होता है, उसका फोकस अपनी फैमिली बनाने पे होता है। इक्के दुक्के ऐसे केस होते हैं जहां पर बच्चों को एडिक्शन हो जाता है और उसमें बिल्कुल समाज के तौर पर, माँ बाप के तौर पे, पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे हमें बिल्कुल उनका रिंग फेंसिंग, प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये दो चीजें जुदा नहीं है, ये दो चीजें एक्चुअली पैरेलल हैं, and these lines meet at a point, and the meeting point of these lines is that because as governance we have failed to create employment opportunities for our youth, because we have kept a large sections of our youth unemployed, ये menace और बढ़ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। 65% हमारी आबादी 35 साल से कम उम्र की है। कहीं पर भी आप पत्थर मारिए, सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। पूरा चुनाव बीत गया, मैंने एक भी बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री को रोजगार शब्द ही बोलते हुए नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज जो हैं वो इस सरकार की गलत है। और मुझे लगता है हम जब आएंगे तो हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो यूथ और इस तरह की ड्रग मेनेस को कंट्रोल करना जरूर होना चाहिए। If Congress party come into the power, then what steps would be taken by the Congress party to benefit the senior citizens? To benefit the senior citizens, there are multiple things. If you actually read, I think page 8 of our manifesto, page 8 of our manifesto, ये dedicated है वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति को, और इसमें एक लाइन से हमने आउटलाइन किया हुआ है कि हम वरिष्ठ नागरिक के लिए क्या क्या करेंगे। With this picture, one of the things that we are doing is we are going to double the contribution of the central government for pension schemes for the old, for the widow and for the physically disabled. इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए करेंगे। क्योंकि एक ये भी सच है कि जो सवाल उन्होंने पूछा उसी से जुड़ा हुआ है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अराजकता होगी, टिकिंग टाइम बॉम्ब है ये, तो लाइफ जो है वो किसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है? ओल्ड एज लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 आप जरूर पढ़िए इसमें। And ma'am, one more question that especially in Punjab, the youth is mostly preferring to go abroad after their studies. They are not ready to work in their own city where they are born, they have grown up. What is the reason behind this? That they don't have enough employment opportunities. If you tell a youth that you will earn the same amount of money that you will earn in another country where you will be a second-grade citizen, where you will never be a natural citizen, they would like to live here with their family and their friends and the places that they have been brought up in. But the reason why most people quit and go, the reason why large-scale migration always happens is because of employment opportunities, is because of economic prosperity, is because of people are far better off in other places. मैडम, एक लास्ट दिल्ली का जो चुनाव हुआ उसमें एक जहाँ चुनाव था उसके पास छोटे-छोटे पैम्पलेट लगे हुए थे, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। और कल जो दिल्ली में हुआ कि जो पोलिंग बूथ थे उनके, आपने भी देखा होगा, जहाँ वहाँ पे भगवान राम के उन्होंने पोस्टर लगा दिए छोटे-छोटे, ऊपर मोदी जी की फोटो है, नीचे भगवान राम की है, जबकि उसमें ये भी आया कि जो कानून के अनुसार के सही नहीं है। तो किस तरह ना कानून के अनुसार सही है और ना हिंदू धर्म के अनुसार सही है। ये हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, हमारे वेद पुराण हमारे आज के जीवन को निहित करते हैं, और भगवान राम को लाने वाले ये लोग हैं
हो सकता है अगली बार भगवान राम के खुद ही अवतार अपने आप को बता दे। स्वयंभू बोल चुके हैं, नॉन बायोलॉजिकल बोल चुके हैं, दैवीय शक्ति वाला बोल चुके हैं, अविनाशी बोल चुके हैं। हो सकता है कह दें अगली बार कि मैं ही कलयुग का राम हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम का जितना अनादर बीजेपी ने किया है, जब प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही थी, बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी के, छोटे छोटे पोस्टर भगवान राम के, और बीजेपी को अगर लगता है कि भगवान राम के नाम पर वोट मिल जाएगा, तो यही जनता पूछ रही है कि भगवान राम ने क्या कहा है। भगवान राम की जो रामायण है, क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। राम राज में कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई गरीब नहीं है। आप गरीब को और गरीब बनाइएगा, आप दलित को पिटवाइएगा बरेली में क्योंकि उसने अपने मन से वोट डाला, आप एक आदिवासी के सर पे पेशाब कराइएगा, आप किसानों को, अन्नदाताओं को पिटवाइएगा, लाठियों से उनके रास्ते में कीले गड़वा दीजिएगा, और आपको लगता है कि आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो श्री राम की फोटो वहां लगाई थी, वही श्री राम की फोटो इनके साथ न्याय भी करने वाली है। तो हिमाचल में मैडम मातृशक्ति के भी वोट मांगे, और मणिपुर में लड़कियों को 4,500 नंबर घुमाया जा रहा है, इस पे आप? मेरा अपना मानना है 1 साल से मणिपुर जल रहा है। आज की तारीख में, अभी एज वी स्पीक, सम पार्ट्स ऑफ मणिपुर आर अंडर कर्फ्यू। आज भी हजारों महिलाएं और बच्चे मणिपुर में राहत और रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। जब राहुल गांधी जी गए मणिपुर पहली बार जून में पिछले साल, उन्होंने जो वहां पर देखा वो भयावह था। समुदाय, वो हर तरह के समुदाय से मिले, दोनों समुदायों से मिले, पीस की पहल करी, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गया। 8,500 करोड़ के 2 नए हवाई जहाज हैं मोदी जी के पास। वो ग्रीस जाएंगे, वो ब्रिटेन जाएंगे, वो साउथ अफ्रीका जाएंगे, वो अमेरिका जाएंगे, वो लंदन जाएंगे, वो फ्रांस जाएंगे, वो हर जगह जाएंगे, वो भूटान भी चले जाएंगे, वो बगल में त्रिपुरा भी चले जाएंगे। लेकिन जब पायलट को बोलते हैं मणिपुर चलो, तो उस हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाता है। ये असलियत है। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 1 साल से जल रहा है, अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। इस देश का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, आपने वहां जाना ही जरूरी नहीं समझा। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ मणिपुर की क्यों बात कर रहे हैं। इस देश की सबसे होनहार बेटियां, आपके बगल की हरियाणा की लड़कियां, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, जब मेडल आया तो सबसे पहले हाथ उठा के मोदी जी वहां पे पहुंच गए फोटो खिंचाने के लिए। और जब उन लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो आप आरोपी के साथ खड़े रहे। आपने आरोपी को टिकट दिया, उसके परिवार को टिकट दिया, आपने बेटियों को सड़कों पर पिटवाया। मुझे आज भी याद है, आप नए संसद का इनॉग्रेशन कर रहे थे, इन लड़कियों को बूटों के तले रौंदा जा रहा था। ये आपने बनाया है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के साथ न्याय कौन करेगा? बिल्किस बानो के दोषियों को आपके लोगों ने छुड़ाया, उनको माला, टीका, लड्डू खिला रहे हैं। वो आजादी की लड़ाई जीत कर आए हैं वो आदमी। क्या बात करते हैं मोदी जी। तो मातृशक्ति के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, वो अगला सेंटेंस मुजरा बोलते हैं, कहते हैं मुजरा कर होना चाहिए, और एक बार नहीं 50 बार बोलते हैं। क्या हो गया है मोदी जी को? औरत को दोयम दर्जा। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, किसी कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने 4-5 दिन पहले, और हमने इग्नोर किया, उन्होंने चूड़ियों की बात करी थी। क्या होती हैं चूड़ियां? चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, चूड़ियां सशक्तिकरण की निशानी है। जो औरत हाथ में चूड़ी पहनती है वही घर चलाती है, वो देश भी चला सकती है, वो जन्मदाता है। किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी। मोदी जी औरत को दोयम दर्जे वाली समझते हैं। औरत को दर्जा उन्होंने बनाया हुआ है, वो समझते हैं कि मुजरा, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, चूड़ियां जो शब्द का प्रयोग किया, ये गलत है और सर्वथा गलत है। स्वाति मालीवाल इंसिडेंट उसको कैसे देखते हैं? मेरा अपना मानना है कि अगर कहीं पर भी किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, मेरा अपना मानना है अगर कहीं पर भी कोई ऐसी शिकायत आती है, बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, और उस औरत को न्याय मिलना चाहिए अगर उसके साथ गलत हुआ है। दूसरी तरफ से भी कुछ बड़े सारे तथ्य और वीडियो लगाए गए। हम जांच एजेंसी तो है नहीं, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। औरत के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो जांच की जिम्मेदारी जांच एजेंसीज की होती है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन औरत के खिलाफ अपराध को आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। मैं तो जब हमारी राजस्थान में सरकार थी तब भी बोलती थी वहां पर, मैं हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर पर चुप हो जाऊं, मैं उन्नाव पर चुप हो जाऊं, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप हो जाऊं, मैं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी पर चुप हो जाऊं, मैं बिल्किस बानो पर चुप हो जाऊं, मैं IIT BHU में जो मास रेपिस्ट हैं, वो बीजेपी की IT सेल के गुर्गे हैं, उन पर चुप हो जाऊं, और लपक के आ जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब किसी और पार्टी का मामला हो। यही तो असलियत है मोदी जी की और उनकी महिला मंत्रियों की। और मुझे एक बात का बड़ा खेद है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, कल मोदी जी ने शब्द बोला मुजरा। मोदी जी की बाल विकास मंत्री वो उस बाइट को चला रही है ट्वीट पर, आपको शर्म नहीं आ रही है?
एक महिला हो के आपको विरोध करना चाहिए, आपको फोन करके कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी ऐसी शब्द मत बोलिए, ये औरतों के खिलाफ होते हैं, ये शब्द, ये बड़े सेक्सिस्ट शब्द हैं, ये नारी विरोधी शब्द हैं। वो बाइट चला रही हैं अपने ट्विटर हैंडल से। मतलब क्या हो गया है सरकार को और इनके लोगों को। Ma'am, when we travel into the train, you also have seen that there are just 2 or 3 boxes for journal, and rest all are there are different boxes, and there is a great crowd in that journal boxes, in which there are small kids also, ladies also, who are just dumped there. So, do you think that the journal boxes should also be expanded so that the passengers could? I do feel, and I have traveled great deal by the Indian Railways as a student. Because I used to study in Delhi and my hometown was in Lucknow. I would take a train as much as I could. I believe that Indian Railways has been single-handedly destroyed by this government. आप बड़ी-बड़ी वंदे भारत की, बड़ी-बड़ी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। जो आम पैसेंजर ट्रेन है वो 10-10, 12-12 घंटे लेट चल रही है। आम ट्रेनें आपने कम कर दी हैं। गाजर मूली की तरह उसमें गर्मियों में लोग भरे हुए हैं, टॉयलेट में भर के लोग यात्रा कर रहे हैं। गरीब का सबसे प्रेफर्ड और सबसे सस्ता साधन भारतीय रेल होता था। आज दिल्ली और लखनऊ के बीच की फ्लाइट 3300 रुपए की है और ट्रेन का टिकट 2200 रुपए है। ये क्या कर दिया है मोदी जी ने। तो मुझे लगता है कि भारतीय रेल को पूरी तरह से तबाह करने का, प्राइवेटाइजेशन का, सिर्फ अपने मित्रों को वहां पर मौका देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह पोलिंग कम हो रही है, जिस तरह जहाँ नॉर्थ में तो कह दिया कि गर्मी की वजह से है, तो कुछ जगह ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो वोट डालने ही नहीं निकला। इस तरह का भी नैरेटिव कई जगह सेट। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर कहेंगे कि हम बड़े सक्षम हैं, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उनका कोर वोट कौन है? ऐसे ही थोड़ी मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि कांग्रेस ने कितना बड़ी भूमिका निभाई है आज़ादी के आंदोलन में। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता है कि दूध की मक्खी की तरह से बीजेपी आरएसएस को निकाल रही है। आप निकालिए, आपके द्वंद्व पर टीवी पे इंटरव्यू भले नहीं होंगे, लेकिन कार्यकर्ता तो आपके लिए नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आपने क्योंकि आंकड़ों की बात करी, 2 बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं। एक जो यकायक 11 दिन बाद वोट बढ़ जाता है, 1 करोड़ वोट बढ़ गया 4 फेजेस में। और दूसरा चिंताजनक ये है कि कई कंस्टिट्यूएंसीज में जहां पर वोटर बढ़े हैं, लिस्टेड वोटर्स बढ़े हैं, वहां पर वोटिंग पिछले चुनाव से कम हुई है। तो वोटर सप्रेशन जो हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तमाम ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर लोग पोलिंग बूथ्स पर गए पर उनको वोट देने का वक्त नहीं दिया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा जेपी नड्डा कि हम अब आरएस के बिना चुनाव लड़ने मैंने वही बोला भी, मैंने वही बोली बात, आपने सुना। मोदी बता दीजिए कि जो इसको अगर थोड़ा सा डिटेल। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का 4 जून को जो हश्र होगा वो आप सब देखेंगे। मोदी ने कहा बीजेपी में, पहले मैं भी मेरी बात कर लूं, उन्होंने क्या कहा? वो तो दिन भर बोलते रहते हैं, वो तो मुजरा मुजरा बोल रहे हैं, उन पर क्या बोलूं मैं, छोड़िए उनकी बात को, मैं अपनी बात करूंगी। तो बीजेपी का 4 जून को क्या हश्र होगा वो आप देखिएगा, क्योंकि बीजेपी में जो सिर फुटौल है वो मीडिया भले ना दिखाए। आपको मैं शुरुआत करती हूँ गुजरात से। रूपानी जी चीफ मिनिस्टर थे, पाटिल जी अध्यक्ष थे, दोनों के बीच में बातचीत नहीं थी। अमित शाह जी और योगी जी की बातचीत नहीं है। योगी जी के खिलाफ 200 विधायक धरने पर सदन में बैठकर अनशन करते हैं। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की बातचीत नहीं थी। गुलाब कटारिया, पुनिया जी, शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी, कितने कैंप थे राजस्थान में मुझे पता नहीं है। और असलियत यह है कि संघ और मोदी जी के बीच में जो खींचतान चल रही है उसका नमूना जेपी नड्डा जी ने बड़ी बिल्कुल साफ तरीके से दे दिया है कि अटल जी के जमाने में आरएसएस की जरूरत थी, अब हम बहुत सक्षम हैं, हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वरी बुद्धि में उनकी बैठ गया, ऐसी बातें वो कर रहे हैं और इसीलिए उनके वोटर वोट देने नहीं जा रहे हैं। बहुत साधुवाद। कांग्रेस एटम बम पाकिस्तान की एटम बम से डरती है, मोदी जी का कहना है। तो ऐसी मानसिकता वालों को वोट क्यों दें और ऐसी मानसिकता वालों को, हम डर वाली मानसिकता वालों को देश हाथ में क्यों दें? इस पे क्या जवाब है? नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी 56 इंच की छाती है, लेकिन 56 इंच की छाती के अंदर जो कलेजा है ना वो चूहे का कलेजा है। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत होती तो इस देश के मणिपुर जाते, अगर हिम्मत होती तो पूरा लद्दाख सड़कों पर था वहां जाते, अगर हिम्मत होती तो टीवी चैनल पर आकर ये नहीं कहते चीन के बारे में 20 जांबाजों की शहादत के बाद। कोई घुसा हुआ नहीं है, कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं है, कांग्रेस ने शहादत दी है। और जब पूरा विश्व हमारे खिलाफ था
तब इंदिरा जी ने आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर, और बांग्लादेश को जन्म दिया, विश्व का भूगोल बदल दिया। उस कांग्रेस की आप बात करते हैं जिसने एक प्रधानमंत्री को और एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस देश पर बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। क्या बातें करते हैं मोदी जी। मणिपुर जाने की हिम्मत और हैसियत नहीं है, चले हैं हमें वीरता का पाठ पढ़ाने। एक मैम उन्होंने कहा कि कैप्टन ने पंजाब हित में काम किया, और जब उन्होंने कहा पंजाब हित में काम करने से उनके रोका गया कांग्रेस सरकार उनका राहुल गांधी की तरफ से, तो उन्होंने उनको हटा दिया। आपको लगता है कि मुझे इस बेवकूफी की बात का जवाब देना चाहिए? सवाल भी तो ऐसा, बात भी तो ऐसे बोले नरेंद्र मोदी जिसका जवाब दूं मैं। ये आपको लगता है ये बात का सवाल का जवाब देने लायक बात है? उनका बेवकूफी का आरोप है। मानसिक रूप से मोदी जी की मुझे बहुत चिंता है, उनको इस समय इलाज की, डॉक्टरों की और दुआओं की जरूरत है। धन्यवाद।